हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग हेलोल्केन्स हेलोइन में। इसके पहले टोटल 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। यह हो जाएगा लेक्चर नंबर 11। हेलोल्केन्स एंड हेलोइरिन्स, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज के लिए हम लोग देख रहे थे ना, इन टेक्स्ट वगैरह पहले से किए हुए थे। एक्सरसाइज प्रॉब्लम और एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 10.16 तक कर लिया था। 10.16 तक हो गया था। अब अभी होगा ये 10.17। 10.17 आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। ऐसा क्वेश्चन है। ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, दोनों का कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो किसका हाइड्रोलाइसिस जो है जल्दी होगा, आसानी से होगा। देखो, तो पहले तो ये समझ लो ना कि ये जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनका हाइड्रोलाइसिस एक्वस KOH से होने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना। और उसमें से भी जैसा हेलाइड दे करके रखा है, फिनाइल रिंग दिया हुआ है, उधर भी है, तो यह बेसिकली SN1 को फॉलो करेगा। एक्वस हाइड्रोलाइसिस यदि हो बाय, ऐसे हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वस KOH, तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ जैसा सबस्ट्रेट दे करके रखा है, दोनों बेंजाइल हैलाइड की कैटेगरी वाले हैं। ऐसा एक उधर भी दिया हुआ है। अब इतने बड़े ग्रुप है तो SN2 तो होगा नहीं ना, हिंड्रेंस फैक्टर के वजह से होगा, तो SN1 ही होगा इन दोनों के लिए, SN1। और हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। तो इन दोनों में से जिसका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसी का हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो पाएगा। तो SN1 में होता क्या था कि पहले यह बॉन्ड ब्रेक करता था, उसके बाद कार्बोकेटायन बन रहा था। तो कार्बोकेटायन दोनों जगह तो बेंजाइल ही बनने वाले हैं। ऐसा CH2 पे प्लस, और यहाँ भी क्लोरीन हटेगा तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। CH यहाँ आ जाएगा प्लस, ऐसा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से चलोगे तो यह 1 डिग्री हो जाएगा। बेंजाइल तो ये भी है, ये भी है, ये 2 डिग्री है। अब चूंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन है तो स्टेबलाइजेशन इसमें रेजोनेंस के थ्रू होता है। और रेजोनेंस देखोगे तो इसमें एक ही फिनाइल रिंग है जो रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज करेगा, जबकि इसमें दोनों तरफ से स्टेबलाइजेशन हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, मतलब हुआ ये कि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अब चूंकि यह मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो इसी का जो SN1 रिएक्शन है वो फास्ट होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन का स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन पे ही तो डिपेंड करता है ना। तो इस कंपाउंड का जो हाइड्रोलाइसिस है वह वेरी फास्ट होगा, ये दोनों के तुलना में आसानी से होगा।
तो समझ तो गए। आंसर में इसका क्या करोगे, कैसे लिखोगे लैंग्वेज से, ज़रा सुन लो। अब लिखोगे यहाँ कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड, इसको स्ट्रक्चर बना करके कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड अकर्स मोर ईजिली बाय एक्वस KOH बिकॉज द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म एंड दिस फॉर्म या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देन दिस। इतना सा बात लिख करके इसको दिखा दोगे, ऐसे करके हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझना था। हालांकि यहाँ रीजन नहीं पूछा, बस इतना पूछा है कि इन दोनों में किसका हाइड्रोलाइसिस आसानी से होगा, रीजन नहीं पूछा है। तो समझ गए हम लोग किसका आसानी से होगा, तो ऐसे डायरेक्ट कर दोगे। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ये था 10.17। नेक्स्ट है 10.18। कह रहा है कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन those of ortho and meta isomer डिस्कस। क्यों होगा ऐसा, इस बताने कह रहा है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, पहले ही बता चुके हैं कि ये ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो मुख्य रूप से डिपेंड करते हैं मोलर मास पे या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, ये दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ से कंपाउंड तो सारा सेम दिया हुआ है। एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और एक पारा डाइक्लोरोबेंजीन है। पारा, मेटा, ऑर्थो, ऐसा। क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो पारा डाइक्लोरोबेंजीन है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होगा। देखो, मोलर मास का बात यहाँ सेम हो जाएगा क्योंकि तीनों कंपाउंड एक ही है, फार्मूला सेम है, तीनों में एक बेंजीन रिंग है, इधर से दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो फिर मोलर मास तो सेम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ मेन रोल प्ले करने वाला है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रोल कैसे प्ले करेगा सो जरा देखना। इन तीनों में सबसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन है? दिस वन मोस्ट सिमेट्रिकल। और यदि यह मॉलिक्यूल मोस्ट सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे वे एक ऐसे तरीके से अरेंज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स जो है वह रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तुम इसमें देख लो या इसमें देख लो, मान के चलो मेटा का इस तरह से अरेंजमेंट है, एक क्लोरीन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल तुम जब भी बनाओगे ना तो इतना डिस्टेंस तो छोड़ करके ही चलना होगा। एक क्लोरीन की वजह से एकदम सटा करके तो बनाओगे नहीं, जैसे दोनों को एकदम सटा करके बना दिए क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, नज़दीक थे। अब इसमें ई वाला गैप देखो, इस गैप को देखो और यहाँ इस गैप को देखो, एक गैप बड़ा हो जा रहा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो इसके बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा वह वीक होगा, और वीक फोर्स अट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और सेम रीजन यहाँ भी आना है, तो लिखेंगे कि आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पारा आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पारा डाइक्लोरोबेंजीन आर मोस्ट सिमेट्रिकल एंड दे अरेंज
in such a way that the intermolecular distance is very small, so the intermolecular forces are very strong, relatively strong, इनके तुलना में relatively strong. That's why para-dichlorobenzene has higher melting point than ortho and beta isomers. क्लियर से बात हो जाएगा. मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट मैंने यहाँ रोल प्ले किया, उस अरेंजमेंट को लेकर के चलना था बस. ठीक है, 10.18 हो गया. अब 10.19 जिसमें कि कन्वर्सन है. हाउ द फॉलोइंग कन्वर्सन्स कैन बी कैरिड आउट. कन्वर्सन है, नंबर 1 में है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल. नंबर 2 में है जो हम लोग पीछे बनाए हुए हैं, इथेनॉल टू ब्यूटोनाइन. नंबर 3 में है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन. ऐसे और भी है, बस ये 3 करें फिर आगे का. सबसे पहले क्या बोले कि जब ऐसा कोई कन्वर्सन होगा आप स्ट्रक्चर बनाओ, जो दिया हुआ है जो बनाना है. तो प्रोपीन मीन्स दिस वन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज प्रोपीन. और प्रोपेनॉल इससे बनाना है तो प्रोपेनॉल मतलब ऐसा CH3 CH2 CH2OH. अभी तक इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा, क्या उस रिएक्शंस में ऐसा कोई था क्या जिसमें अल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल बदलता हो? नहीं पढ़े. होता है मेथड, लेकिन भी अल्कोहल का चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अभी इस चैप्टर में तो नहीं पढ़े. तीसरी चैप्टर में जो रिएक्शंस पढ़े उसके हिसाब से चलना है. अभी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कोई भी चैप्टर से करोगे, लेकिन अभी चूँकि हम यही चैप्टर पढ़े हुए हैं हेलोल्केन्स हेलोरीन, तो इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उसमें से देखोगे कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें अल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल बनता है. तो नहीं है कोई रिएक्शन. अल्कोहल बनाने का एक ही तरीका हम लोग पढ़े थे कि हैलोजन कंपाउंड हो उसका हाइड्रोलाइसिस कर दे, तो इसका मतलब पहले इससे हैलोजन कंपाउंड में बदलना होगा. अब अल्कीन को हैलोजन कंपाउंड में बदलने का रिएजेंट क्या था? हैलोजन एसिड था. हैलोजन एसिड का 2 तरह से एडिशन, एक मार्कोवनी-कॉप्स, दूसरा एंटी मार्कोवनी-कॉप्स. यदि नॉर्मल से हैलोजन एसिड लेकर के मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन करते हो तब तो फिर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और हैलोजन यहाँ जुड़ जाएगा मार्कोवनी-कॉप्स के अनुसार. और जब हैलोजन यहाँ जुड़ेगा तो हाइड्रोलाइसिस के वक्त OH भी तो यहीं जुड़ेगा. लेकिन हम साफ देख रहे हैं कि प्रोपेनॉल में OH हम लोग किनारे वाले कार्बन पे जोड़ना है, तो हैलोजन भी यहाँ होना चाहिए. अब हैलोजन यहाँ होने के लिए ऑब्वियसली हमें एंटी मार्कोवनी-कॉप्स फॉलो करना होगा, जो एप्लीकेबल है HBr और पेरोक्साइड के साथ. ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br. और इसके बाद अब सिंपली इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH बन गया. ठीक है, सोचोगे ऐसे तब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा. अब इथेनॉल से ब्यूटोनाइन, इसको तो हम लोग कर चुके हैं पीछे. इथेनॉल से ब्यूटोनाइन को, इथेनॉल अल्कोहल से अल्काइन बनाने का डायरेक्ट कोई रिएक्शन है ही नहीं. CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें अल्कोहल डायरेक्ट अल्काइन में बदलता हो. तो पहले बताए थे कि इसके हैलोजन कंपाउंड में बदल लो, SOCl2 से हिट करके, तो CH3 CH2 Cl. और इसके बाद इसका रिएक्शन करवाना है, एसिटाइलिन लेना है, इसके साथ सोडामाइड लेना है एलोंग विथ लिक्विड अमोनिया. तो सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया पहले आपस में रिएक्शन करके यहाँ से एनायन बनाएगा और फिर इसका क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होकर के बाहर हो जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट ऐसे. नेक्स्ट इसे देखो, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन. तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब ऐसा. ठीक,
और इससे बदलना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। ऐसा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो एक तो तरीका ऐसे है कि डायरेक्ट आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करवा दो, एनहाइड्रस कोई भी लेविस एसिड कैटलिस्ट ले करके डायरेक्ट इसका आइसोमेराइजेशन रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा। लेकिन उससे भी आसान मेथड लेकर के चलें हम लोग कि क्या करो कि सबसे पहले इसका एलिमिनेशन करवा दो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेकर के। तो ये अल्फ़ा ई बीटा, अल्फ़ा से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन और दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा। ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। अब इसको इसमें बदलना है तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन करवा दो HBr का, मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन किनारे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन बीच में जुड़ जाएगा और बन जाएगा। या फिर एक डायरेक्ट था कि यहाँ से यहाँ करना हो, इसको सिंपली एनहाइड्रस FeBr3 के साथ हीट कर दो, बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। आइसोमेराइजेशन होता है ना जिसमें लोअर डिग्री हैलो अल्केन हाइयर डिग्री हैलो अल्केन में कन्वर्ट होते हैं, उस मेथड से काम चल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शायद पीछे बनाए हुए हैं। टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, नंबर 5 में बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, और नंबर 6 में बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये नई कन्वर्सन है। एक तो ठीक था, ये जो 4 नंबर है ये हम पीछे पढ़े हुए हैं, बाकी के ये दोनों बड़े अच्छे से हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गए पीछे जो पढ़े इस चैप्टर में वही। देखो टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये तो खैर किए हुए हम लोग। टॉल्विन में बेंजीन में क्या रहेगा CH3, और बेंजाइल अल्कोहल मतलब कि बेंजीन में क्या रहेगा CH2OH। तो बता चुके हैं कि सबसे पहले इसका हेलोजिनेशन करवा दो, साइड चेन हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और देन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ, तो Cl हट करके वही चला जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये बड़ा मज़ेदार कन्वर्सन होने वाला है। बेंजीन 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन में ब्रोमीन जोड़ना है और देन नाइट्रो भी जोड़ना है। दो तरीका है। पहला तरीका इसमें से आ सकता है कि हम बेंजीन का कर लें नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन का यहाँ करवा दो हेलोजिनेशन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। अब यह जो हेलोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, चूँकि बेंजीन में ऑलरेडी एक ग्रुप आकर के जुड़ गया है, तो अब यहाँ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस रोल प्ले करने वाला है कि बेंजीन में पहले से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अब ये डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पे जुड़ेगा एरोमेटिक रिंग में। समझ रहे हो।
अब हम NO2 के बारे में जानते हैं कि यह जो NO2 है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -R इफेक्ट होता है वे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसा? मेटा डायरेक्टिंग। मैंने यदि इसका हेलोजिनेशन तुम करवाओगे तो यह ब्रोमीन मेटा पे जुड़ेगा, तो यहाँ 1 था 2 3 या 2 3 कहीं भी मेटा पे जुड़ जाएगा, ऐसा NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन ज़रा प्रोडक्ट देख करके बताओ क्या मेटा पे जुड़ रहा है? दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पारा पे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो पारा पे है, इसका मतलब हुआ कि आप ऐसे रिएक्शन नहीं करवा सकते हो। पहले नाइट्रेशन करवाओगे फिर हेलोजिनेशन करवाओगे, तो जो नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोबेंजीन, वो तो उसमें नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, वो तो आने वाले को मेटा पे जुड़ देगा ना, जबकि मेटा पे तो हमें जोड़ना नहीं है, पारा पे है। इसलिए क्या करो कि सबसे पहले इसका हेलोजिनेशन करवाओ, हेलोजिनेशन करवाओ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3, ऐसा। ब्रोमोबेंजीन, अब हम जानते हैं कि यह जो ब्रोमोबेंजीन है, इसको यहाँ जोड़ लो, इसमें से ब्रोमीन जो है लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, +R इफेक्ट है, मैंने एक तरह से रेजोनेंस के आधार पे इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो अब जा कर के तुम इसका नाइट्रेशन यदि करवाते हो, कंसनट्रेटेड HNO3 + H2SO4 का मिक्सचर लेकर के, तो यहाँ केवल मेटा तो नहीं बनता है, बनता तो ऑर्थो भी है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट है। देखो ऐसे ऑर्थो पारा दोनों बनेंगे, ऑर्थो भी बनेंगे पारा भी, लेकिन ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होता है और पारा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से थोड़ा सोचना होगा तुम्हें कि दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों में से हम दोनों को डायरेक्टली बेंजीन पे जोड़ सकते हैं। बेंजीन पे डायरेक्ट ब्रोमीन को भी जोड़ सकते थे और बेंजीन पे डायरेक्ट NO2 को भी जोड़ सकते थे, लेकिन किसे पहले जोड़ें ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट तक हम पहुँच पाए और किसे बाद में। इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी बता दिए कि मन में करेगा कि पहले नाइट्रेशन कर लें देन हेलोजिनेशन, तो फंसोगे, फिर वहाँ मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए हम लोग पहले हेलोजिनेशन करेंगे देन नाइट्रेशन। चलो, इसके बाद भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेंजाइल अल्कोहल है, ऐसा बेंजाइल अल्कोहल, इसे बदलना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड में, ऐसा। दिस इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। साफ साफ देखो एक कार्बन बढ़ जा रहा है, यहाँ एक कार्बन दिख रहा है ना बेंजीन के अलावे, वहाँ 2 कार्बन दिख रहे हैं। अब तो पहले तुम ये सोचो कि हम कोई वैसा रिएक्शन पढ़े क्या इस चैप्टर में जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट आता हो? याद करो, पढ़े हैं। अल्काइल साइनाइड का जब हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे डाइल्यूट मिनरल एसिड से, तो वहाँ साइनो ग्रुप जो है वह कार्बोक्सिलिक में चेंज होता था। इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं कि जो हेलोजन कंपाउंड है, हेलोजन कंपाउंड का सब्सटीट्यूशन करवा करके पहले साइनो कंपाउंड बनाएंगे, देन उस साइनो कंपाउंड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ से पढ़ करके तुम यहाँ से देख करके सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इस पूरे चैप्टर में एक ही रिएक्शन ही है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट आता है, और वो भी है कि CN वाले का हाइड्रोलाइसिस। अब CN डायरेक्टली तो आएगा नहीं, पहले हेलोजन कंपाउंड रहेगा, देन उसका सब्सटीट्यूशन KCN से करवाओगे, तब जा करके हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट अब क्या है कि हम साइनो कंपाउंड कहीं से लाएं। उल्टा चलो इस कन्वर्सन में, ज़्यादा आसान होगा बनाना। यदि ऐसा कोई कंपाउंड रहता तो बात बड़ा आसानी से बन जाती। देखो ऐसा रहता CH2CN, तो यहाँ लगा देते डाइल्यूट HCl हाइड्रोलाइसिस, तो यह CN जो है बड़ा जल्दी बदल जाता COH में। लेकिन CN है क्या? OH है। अब OH हट करके CN आता है, डायरेक्ट ऐसा कोई रिएक्शन पढ़े हम लोग क्या? नहीं, इस चैप्टर में जो हम रिएक्शन पढ़े हैं उसमें CN ग्रुप तब आता है जब पहले से वहाँ क्या मौजूद हो? हेलोजन मौजूद हो। तो इसका मतलब हुआ कि हमें यदि ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाता है, यहाँ ऐसा कोई कंपाउंड बेंजीन CH2, यहाँ ClBr कुछ भी रह जाता तो बड़ा आसानी से काम बन जाता। नहीं, अल्कोहलिक KCN से हीट कर देते तो Cl के जगह CN जा कर के जुड़ जाता। लेकिन ये भी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ तो अल्कोहल है भाई। अभी OH के जगह Cl कैसे आएगा? तो इसके लिए सोचना नहीं है,
थायोनाइल क्लोराइड से हीट कर दो, या PCl5 से हीट करो, या HCl के साथ हीट करो, एक ही बात है। समझे कैसे कन्वर्सन को सोचे सो, पहले दोनों का लिखे, फिर यहाँ से मिला करके हमने देखा कि यह जो कंपाउंड है जो भी है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे बनता है, वैसा कोई रिएक्शन हमने पढ़ा क्या, और वहाँ से रिवर्स सोचते गए कि CN का हाइड्रोलाइसिस से बनता है। CN तब आता है जब पहले से हेलोजन रहता है, और हेलोजन यहाँ लाने का कई रिएक्शन है, तो एक रिएक्शन उसमें हम यूज कर लिए ऐसे। तो वो कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप का रिएक्शन था कि अल्कोहल को पहले हेलोजन कंपाउंड में बदले 1 स्टेप, हेलोजन कंपाउंड को साइनो में बदले 2 स्टेप, देन साइनो को फिर वहाँ हम लोग एसिड में बदले 3 स्टेप, तब जाकर के कन्वर्सन बना। इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे कन्वर्सन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करोगे इन कन्वर्सन्स को, है ना। तो बाकी के जो कन्वर्सन बच रहे हैं इसमें और भी बहुत सारे कन्वर्सन है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।